इस वीडियो का पहला हमारा डिस्कशन का टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम वो ये कहती है द इंक्रीज इन द काइनेटिक, ये आपकी बुक का स्टेटमेंट है। मैं पहले बता दूं, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा ये आपकी बुक का स्टेटमेंट है, फॉर्मेलिटी में हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट जो होता है वो ये कि नेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी है, नेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन। ये बेटा इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक फाइनाइट वेलोसिटी से, आपने उसको रिटार्ड करना शुरू कर दिया, तो क्या वहां वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगेगी? अरे नहीं भाई, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, वर्क डन से वेलोसिटी का चेंज होना। यानी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इससे हमें मतलब है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। फिलहाल हम डेकोरम को फॉलो करते हुए ये स्टेटमेंट जरूर लिख दे रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रीशियस नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा प्रीशियस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम का सीधा मतलब होता है कि अगर आप कहीं वर्क परफॉर्म करेंगे तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब हम इसको डिराइव कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या कहना चाह रही है वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity u, subjected to a force f, subjected to a force f, यानी आपने उसके ऊपर एक फोर्स f लगाया, due to which it travel through a distance s by gaining a velocity v, by gaining a velocity v। ठीक, ये आपने मान लिया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का मास m था, वो u वेलोसिटी से चल रहा था, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, उसकी वजह से वह ट्रेवल अ डिस्टेंस थ्रू which it travel through a distance s by gaining a velocity v। ये आपने मान लिया। आइए इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर डालते हैं। ये देखिए साहब, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, t बराबर 0 व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फिनोमिना। आपने f लगाया, यहां से ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आया, यहां पर आ गया भाई। ठीक, ये वेलोसिटी, ये डिस्टेंस हो गई, ये यहां पर उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो साहब हमारे पास एक कहानी क्या है, हमने जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया है वही एक्सप्रेशन यहां लगाएंगे। वहां वेलोसिटी हमने 0 करी थी, यहां पर हम वेलोसिटी 0 नहीं करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है और बाकी सब कुछ वही है। फिर हम लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है बाय न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? आप जानते हैं, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। वी नो दैट, हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया भाई, आप जानते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ आप लाइट फोर्स F है, m और a एक्सीलरेशन मान लीजिए। क्योंकि a की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम एक्सीलरेशन को सीधे सीधे क्या लिखेंगे, F बाई m। ठीक, अच्छी बात है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर, थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से यहां तक चलने में उसकी वेलोसिटी v होती है, तो यू विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। बच्चों इससे पहले वाले में हमने u को 0 कर दिया था, यहाँ u 0 नहीं है, बस इतना फर्क आया है। बाकी देखो अभी सब कुछ सेम हो जाएगा। कैसे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a की वैल्यू बेटा रख दो f बाई m इंटू s। अब आप देख सकते हैं, आप 1/2 से डिवाइड करेंगे
और m से मल्टीप्लाई, ये आया mv² माइनस mu², और आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। बच्चों ये क्या है, हाफ mv² है माइनस हाफ mu² है, और ये बराबर F इंटू एस। इसका मतलब ये क्या है, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यही तो कहना था। क्या लिखेंगे आप, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू W। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, या इसको बहुत सी किताबें ऐसे भी लिखती हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपको हम न्यूमेरिकल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। 3 फॉर्म होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, तीनों मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लीनियर मोशन की वजह से है तो लीनियर काइनेटिक, अरे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की वजह से है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशन की वजह से है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। 3 टाइप की मोशन, 3 टाइप की एनर्जी। अब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस भी किताब से देख के पढ़ सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है। एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन, साई पर से इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखिए एनर्जी पॉजेस बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब इट इज इक्वल टू वर्क डन। पता नहीं क्या तुम्हारी किताब करवाना चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खुद से पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सारे डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन करने चाहिए आपकी बुक में। मैं आपकी बुक अभी देख रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बाकी जो आपकी हेडिंग नंबर 2.13 है, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, आप किसी हैमर का इस्तेमाल, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी जो सन से आती है, हीट एनर्जी जो हीट से आती है, यानी आपके हीट एनर्जी, आप कोयला बर्न कर दें, आप लकड़ी बर्न कर दें, आप कोई भी चीज बर्न कर दें तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो हीट एनर्जी है। लाइट एनर्जी सन से ही आने वाली लाइट एनर्जी लेकर आती है, वो लाइट एनर्जी है। उसी तरीके से केमिकल और फ्यूल एनर्जी, जो आप पेट्रोल से एनर्जी निकालते हैं वो फ्यूल एनर्जी है। पानी से एनर्जी निकालेंगे, हाइड्रो एनर्जी। डैम से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियस से जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। तो पेज नंबर 34 और 35 पर ये तमाम ब्ला 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 चीजें दी हुई हैं। कौन सी एनर्जी कैसे किस में चेंज होती है ये आप स्वयं पढ़ लें तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। क्यों ना इसी वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दें, जिससे आपका भी भला और मेरा भी भला हो जाए, थोड़ा टाइम बच जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 2B का पहला न्यूमेरिकल आप देखिए। 2 bodies of equal masses are placed at height h and 2h. Find the ratio of their gravitational potential energies. इसको तो आपको नोट कर ही लेना है पॉज करके। अब हम सीधे इसी वीडियो में न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल में कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट जो 2 डिफरेंट हाइट्स पे रखे हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की हाइट तो पीई ऑफ 1 की पीई जो है वो mg इंटू 2h है। तो दूसरे की जो पीई है वो क्या है, mg अपॉन h है। तो mg से mg कैंसिल, h से h कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में रेशियो आपको चाहिए, आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको 2h पर मान लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट h पर मान लिया। तो 2h से h कैंसिल, mg से mg कैंसिल, और 2 ये बचा, तो 2:1। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। या
समझ रहे हो ना, मैंने पहले ऑब्जेक्ट को 2h पर मान लिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को h पर मान लिया, इसलिए मेरा आंसर 2:1 आया है। आपकी बुक कहती है पहला ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2h हाइट पर है, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। चलो कर ही देते हैं। अब इसको चलो फिगर से समझ लेते हैं, छोड़ो तुम लोग भी क्या याद करोगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट A है, ये कितनी हाइट पर है, 2h हाइट पर है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट B है, ये कितनी हाइट पर है, ये h हाइट पर है। नहीं, तुम्हारी किताब कहती है कि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो मिस्टर A एट A और मिस्टर B एट 2B, तो P पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A क्या हो जाएगी, ये mg, मासेस चूंकि इक्वल है, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B, ये क्या हो गया, mg इंटू 2h, mg से mg कैंसिल, h से h कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर बुक आ गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वीडियो को पॉज करके नोट करना तुम्हारा काम है। Gravitational potential energy of 1 kilogram mass kept at a height of 5 meter above the ground. Calculate the kinetic energy when it is fall and hits the ground. मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 में हाइट दी हुई है 5 मीटर, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक, तो P एट 5 मीटर, P एट 5 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी mgh से m की वैल्यू 1 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट की वैल्यू 5, ये कितना आ गया 50 जूल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, when the body strike the ground, the P will converted into kinetic energy. The P will convert into KE. KE में कन्वर्ट हो जाएगी बालक, और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब KE क्या आ जाएगी, KE एट ग्राउंड, या KE एट ग्राउंड क्या हो जाएगी, वही P एट हाइट h, P एट h इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक, ये हो जाएगा 50 जूल। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लेते हैं, जितने हो पाएंगे इस वीडियो में सब करवा दूंगा। A box of weight 150 kgf has a gravitational potential energy stored in it equal to 14700 joule. Find the height of the box above the ground. तो बेटा यहां पर जो वेट है, वेट का मतलब mg की जो वैल्यू है वो 150 kgf है। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं 1 kgf की वैल्यू आपको दी गई है 9.8 न्यूटन पर कूलम। 150 इंटू 9.8 न्यूटन, ये आ गया न्यूटन में, वेट आ गया भाई, मुबारक हो। अब पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 14700 जूल। तो बाबू ये वर्क डन नहीं है, ये वेट है हमारा, लिख दे भैया, कर तुम लोग बहुत वैसे हो कंफ्यूज हो जाओगे तो कह लो ये वेट है 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आप हाइट पूछ लिया तुमसे, तो पीई की वैल्यू होती है W इंटू एच। भैया W यहाँ वेट है, बार बार बता रहा हूं, तो ये हो गया 14700 इज इक्वल टू 150 इंटू 9.8 इंटू एच। अब तुम्हें एच कैलकुलेट करना है, टेबल वेबल तो तुम लोग को याद नहीं होगा, है ना। ये वाला 0 यहां से हटाओ तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब पता है ये 2 बार कटेगा और ये 9 3 27 3 बार कटेगा, समझ गए। तो ये 15 दूनी 30 हो गया, 2 की वैल्यू 2 से कैंसिल, 1 0 बचेगा, एच की वैल्यू 10 मीटर आएगी, सॉल्व करके देख लेना।
ठीक, ये हुआ तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। अब ऐसे ही चौथा देखो, a body of mass 5 kilogram falls from a height of 10 meter to 4 meter. Calculate the loss in the potential energy of the body and the total energy possessed by the body at any instant. भैया टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहेगी, समझ गए। ये अलग बात है कि गिरते समय किसी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कुछ फ्रैक्शन उसका काइनेटिक एनर्जी में रहेगा, कुछ फ्रैक्शन उसका पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। लेकिन एक बात एकदम 100% कंफर्म्ड है कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी। आओ निकाल लेते हैं क्या, एनर्जी एट हाइट ऑफ 10 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है पीई एट हाइट, H इज इक्वल टू, पहले कितने पे है यार, मुड़ के देखना पड़ता है, बड़ा खराब लगता है, 10 मीटर। तो U1 की वैल्यू या U10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना मास है, मास इसका 5 किलोग्राम है और G की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो 5 इंटू 10 बेटा ये mgh लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 500 जूल। लाइव कर रहा हूं, डर नहीं रहा, ठीक है, गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। एट हाइट 4 मीटर, हम रिकॉर्डिंग भी बिना डरे करते हैं, हो जाएगा गलत तुम लोग सही कर लेना। 5 इंटू 10 ये तो वेट रहेगा। अब ये हाइट कितनी हो गई 4, कितना आ गया ये 4 पंजे 20, 200 जूल। यहां भी वही फार्मूला लगा है, mgh, यहाँ h1 और यहाँ h2। क्या पूछ रहा है तुमसे, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया पहले इसकी हाइट ये थी, अब इसकी हाइट यही बची है, ठीक। ये कितनी हाइट बची है 4 मीटर, और पहले कितनी थी, पहले थी 10 मीटर, ठीक है। तो बात देखिए, अब आप क्या देखेंगे, अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कम हुई ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये तुम्हारी बुक में एक फार्मूला भी दिया हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल P माइनस फाइनल P। तो इनिशियल P कितनी है 500 जूल, फाइनल P कितनी है 200 जूल, ये कितनी हो गई 300 जूल। लीजिए साहब, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आया। फिर टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी पॉसेस्ड एट एनी इंस्टेंट एज द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एज द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो नेट एनर्जी hence net energy passes by a body at any instant is 500 जूल। चाहे ई पॉइंट पे देखो, चाहे ई पॉइंट पर 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 देखो, बस ये है कि काइनेटिक पोटेंशियल में इंटरचेंजिंग होती रहेगी, लेकिन एक चीज टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कितने सवाल हैं दोस्त, 23 सवाल हैं। तो भैया हम थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दें, क्योंकि एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा अलग से। इसके क्वेश्चन जो 4 हमने कराए, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसी वीडियो के साथ अटैच रहेगा। तो देवियों और सज्जनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में जो हमने स्किप मारा है वो क्या स्किप मारा है, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको आप पढ़ लें और कन्वर्जन कैसे होता है इसको भी आप देख लें। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे करवाइए, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, है ना, ये सब चीजों में। अब आपका ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आता है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर। उसके बाद जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को डायनामो के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी एनर्जी, देखो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं इनका एक सीधा सा मोटो है, आपको ये सिखाना कि एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को निकाला जा सकता है। सिर्फ यही समझाना चाह रहा है राइटर। तो पहले आप टाइप्स ऑफ एनर्जी देख लें कि मैकेनिकल एनर्जी में तो पोटेंशियल काइनेटिक हो गई, उसके पास कौन कौन सी, उसके बाद कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो ये जो इटैलिक में लिखा हुआ है, ये वाली हेडिंग्स, सोलर एनर्जी जैसे आपने हेडिंग डाली
तो सोलर एनर्जी के बाद एनर्जी रेडिएटेड बाय द रेडिएटेड आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? सोलर प्लांट में, सोलर फर्नेसेस में, सोलर सेल्स में, तो यहां पर आप इसका यूज कर डालेंगे। ऐसे ही हीट एनर्जी, फिर ऐसे ही लाइट एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी। बेटा ये जो इटैलिक में लिखा हुआ और क्या हमारे लिए कहाँ यूजफुल है, इतना ये और केमिकल एनर्जी, अरे वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इनटू अदर अगर आप लिख लेंगे तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा होगी। इसका एक न्यूमेरिकल का वीडियो हम आपको जरूर बना के देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कन्वर्जन किसका किस में होता है ये आप जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका चैप्टर 2C लेकर। और याद रखिएगा आपका सिलेबस अब लगभग अबाउट टू कंप्लीट है। मशीन में 2 ही टॉपिक है तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखते रहिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई कमी हो तो मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो कमी बताते हैं। प्लीज आप लोग अगर आपको कोई दिक्कत लगती हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है।